गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी और आज हम नए सेशन के साथ एक बार फिर से आप सबके बीच हैं। और आप सबका बहुत सपोर्ट मिला है पिछली वीडियोस को, और सारे लेक्चर्स को ऐसे ही देखते रहिए और शेयर करते रहिए और बताइए लोगों को कि हम अच्छा कर रहे हैं। चलो नया सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। आपको बताना है कि 13 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या है, 13, 17, 11 ऐसी चीज़ें अगर पूछ ली जाए तो चीज़ें करनी मुश्किल हो जाए थोड़ी, है ना। तो हमारे सामने टास्क क्या है कि हमें 13 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो। यानी इसका कोई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट ऐसी चीज़ें होती नहीं है ना, क्योंकि एक प्राइम नंबर वैसे हो गए। तो अब आप देख लो कैसे निकाल लोगे आप इस चीज़ को। ठीक है, 13 आपके सामने है, तो आप क्या करोगे, इससे पहले वाला देख लो जस्ट क्या रखता होगा। ठीक है, ठीक है। और फिर आप इधर देख लोगे इसके बाद वाला, बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो इधर 3 रहा होगा, 9, और इसके बाद वाली संख्या क्या रखता होगा, आप इधर ले लो, 16 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना आपको। ठीक है, तो इससे पहले वाली संख्या 3 है, 3 का तो क्या रहेगा 9, और इसके बाद वाली 4 है, तो 4 का क्या रहेगा 16। ठीक है, इतनी चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मुझे बताना है इनके बीच की जो कोई संख्या है, आप यही करोगे हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप देख लो कि भाई 13 का बताना मुझे, तो मुझे पता है कि 3 से तो ज़्यादा ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं 3 लिख लूँगा सबसे पहले तो। ठीक है, अब अगला टास्क मेरा क्या होगा, मैं क्या है इनका डिफरेंस लूँगा। इनका डिफरेंस आ गया 4, ये ऊपर वाली संख्या, और इनका डिफरेंस मैं लूँगा नीचे वाली संख्या मिल जाएगी मुझे। ठीक है, ये आ गया 7। तो अगर मैं फ्रैक्शन में आंसर देना चाहूँ तो ये मेरा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर क्या आपको पॉइंट्स में आंसर देना तो आप देख लो, 1/7 की वैल्यू आपको पता होगी, 14 पॉइंट समथिंग हो गया, लेकिन उसका 4 मल्टीपल है, 14 चौका 56, तो 3.56 के आसपास आपका 13 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। इसी के लिए मैंने क्या कि प्रैक्टिस हो जाए, एक क्वेश्चन और दिया ऐसे ही। ठीक है, 17 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक बार आप ट्राई करेंगे इसे, 17 का वर्गमूल आप कैसे निकाल लोगे, ट्राई करते रहो आप। 17 का वर्गमूल बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी करा आपने। 17 का वर्गमूल ज्ञात करो भाई। हो गया, कितना आंसर आया, सेम करना है, डिफरेंस लोगे आप। देखो 17 है ना, 17 से पहले वाली संख्या ले लो जिसका आपको पता है ना, जस्ट इससे पहले वाली जो होगी, और जस्ट इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो आप ले लोगे। ठीक है, आपको पता है कि 4 चौक 16 हो जावे, इसके बाद वाली होगी पंजे पंजे 25, यानी 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में पड़ने वाली संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया कि 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि 4 से तो बड़ी है ही। 16 होता ना तो तब 4 होता, लेकिन उससे थोड़ी ही बड़ी है, तो 4 तो रहा ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस ले लूँगा। ठीक है, और मैं क्या ले लूँगा, इनका डिफरेंस ले लूँगा। ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया 9, तो आपको क्या मिल गया, 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू देख लो आप, 11, यानी 4 के बाद 0.11, इसके अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, ये आप नियर बाई वैल्यूज आएंगी, यानी आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती होगी वो इससे थोड़ा सा ऊपर होती होगी, है ना। क्योंकि ऐसी ऐसी संख्या है 11 11 आप कभी तक कभी लिखो, कभी भी खत्म होने वाली वैल्यूज नहीं है। ठीक है, चलो आपके लिए होमवर्क है 23, ठीक है, 27, 65, ठीक है, और भाई 73, इन सब के आप ट्राई करोगे एक बार। ठीक है, और बताओगे कमेंट्स के अंदर क्या आंसर है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो गया। पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यानी प्रेजेंट कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब आप समझो बात को, प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान में रखते हो आप इस क्वेश्चन को करोगे। 3 वर्ष पहले जाओ आप भाई, ठीक है। 3 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो आप 2021 की बात कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। पिता की आयु और पुत्र की आयु, ठीक है, तो यानी फादर की बात हो रही भाई, और सन की बात हो रही उसके, ठीक है। फादर है और सन है। आप देखो क्या दिया, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का से अनुपात 8:3 का बना रही थी भाई, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले 8 और 3 का रेशो है फादर और सन के बीच, ठीक है। अब इधर आगे देखो आप, लेकिन क्या है, 4 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट पे आओ, यानी 2024 पे आओ, और 2028 की बात करो, यानी 4 वर्ष बाद की बात करो, ठीक है। 2028 की बात करो तो वही रेशो ना चेंज होगा, 11-15, 11-5 का हो जाएगा, ठीक है। ये नया रेशो बन गया, ठीक है। अब कैसे करना आपको क्वेश्चन को सोल्व, आप देखो कि यहाँ से 3 वर्ष पहले प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, यानी 2021 से 2028 तक का टाइम की बात कर रहा मैं, तो 7 साल का पीरियड रहा होगा क्या, ठीक है। तो यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक इस रेशो पे आने के लिए 7 साल बढ़ाए अपने, और इस रेशो से इस रेशो पे आने के लिए भी मेरे 7 साल लगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके, 8×5 = 40, 11×3 = 33, यानी 7 आया डिफरेंस। मेरा टारगेट डिफरेंस पे होगा हमेशा, और यहाँ से जो डिफरेंस होगा यूनिट की वैल्यू आ जाएगी उसकी, ठीक है। बताओ, 11×7 = 77, 5×7 = 35, देखो 77 में से 35 ऐसे डिफरेंस निकालना आपको हर क्वेश्चन में, आप बड़े में से छोटे को घटाना बस, ठीक है। तो 35 आ गया। बताओ, यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। आप देखो, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं फादर की यहाँ पे एज पता कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8×5 = 40, ठीक है। लेकिन ये कब की है, ये तो 3 साल पहले की है, यानी 3 साल पहले से प्रेजेंट पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड कर दूंगा, यानी 2021 की मुझे 40 पता लगी, और मुझे वर्तमान की पता करनी, यानी प्रेजेंट की। तो भाई मैं क्या करूँगा, 40 थी मेरी, और मैं 3 साल आगे चला जाऊंगा, 2024 पे आ जाऊंगा मैं, 43 आ जाएगी, है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है बस। ये ऑप्शन में क्यों नहीं है, पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, एक बार दोबारा ट्राई करेंगे भाई, है ना। ऑप्शन मैच नहीं हुए हमारे। 8, 7, 1, 5, 40, 40 आ गई, और 3, 1 मिनट दोबारा ट्राई कर दो भाई। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया मेरा। और 3 साल पहले मैं जब जाऊंगा, तो रेशो क्या है फादर का सन के साथ, फादर और सन का रेशो है 8:3, ठीक है, 3 साल पहले। और यहाँ पे क्या होगा आपका, 4 वर्ष बाद, यानी कि मैं क्या करूँगा, +4, 4 वर्ष बाद क्या रेशो आ गया मेरा, 11:5 का आ गया, ठीक है। मैंने देख लिया कि 7 साल का टाइम पीरियड मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया, चल दिया, ये भी मैं 7 साल आ गया, और इधर भी मैं 7 साल आगे आ जाऊंगा, ठीक है। तो 8×5 = 40, और 11×3 = 33, ठीक है भाई। तो 40 और 33 का डिफरेंस 7 आ गया, ये किसके इक्वल हो गया, 11×7 = 77, 5×7 = 35, 42 के, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आएगी भाई, ठीक है, 7×6 = 42, ठीक है। तो अब देखो, फादर की एज कितनी आ जाएगी, 3 साल पहले, यानी 2021 की बात अगर मैं करूँ, ठीक है भाई। तो मुझे 8 की वैल्यू निकाल दी, 8×6 = 48, ठीक है। 8×6 = 48 हो गया, और मुझे क्या बताना, प्रेजेंट की एज बतानी, मुझे यहाँ पे बतानी फादर की कितनी होगी। तो भाई मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 3 ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये कितनी आ गई प्रेजेंट, 51 आ गई, है ना, इतने वर्ष। चलो, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे आप, ठीक है। ये डाउट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आप इसे करोगे, आप इसे पढ़ो एक बार ध्यान से।
सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी, ठीक है। चलो, यानी मैं प्रेजेंट लिख लूंगा, ये मेरा वर्तमान है। ध्यान से समझ लो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट से 16 साल पहले जाओ, ठीक है भाई। यानी 16 साल पुरानी बात है कि मैं हूं और मेरे नाना जी हैं भाई। तो क्या रिलेशन दिया है देखो, 9 गुनी है नाना जी की भाई। अगर मेरी 1 है ना, तो नाना जी 9 है। फिर इसने आगे क्या दिया, अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 8 साल बाद, है ना। ये क्या बोल रहा कि 8 वर्ष बाद रेशो क्या हो जाएगा, 3:8 का हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी अगर मैं 3 का हूं ना, तो ये 8 हो जाएगा नाना जी का, ठीक है। चलो, अब मैं देखूंगा कि भाई मैं 24 यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना टाइम ट्रेवल कर दिया यहाँ से यहाँ तक। भाई मैं प्रेजेंट से 16 पिछले और 8 अगले, यानी 24 ट्रेवल कर दिया ना मैंने, इस रेशो से इस रेशो पे आने के लिए। और ऐसे यहाँ से आने के लिए मुझे 16 और 8 24 यहाँ पे कर दिए कवर, ठीक है। अब यहाँ भी मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 8 × 8 और 27, ठीक है। बताओ क्या करेंगे, 8 × 8 9 × 27, ठीक है। 27 और 8, ये आ गया, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे देखूंगा, ये देखो मेरा क्या होगा इधर से ऐसे ही, ठीक है। ये आ गया 24, मैंने क्या करना, इधर से डिफरेंस लेना अपना इधर से भी, ठीक है। जैसे कि 8 × 8 9 × 27, ठीक है। ये मैंने क्या लेना, डिफरेंस लेना जो इधर से आएगा। और ये बराबर किसके होगा, 24 3, और भाई 24 × 5 का जो इधर से डिफरेंस आएगा ना, ये उसके बराबर होगा, ठीक है। इधर से क्या आ गया, 19 आ गया। इधर से कितना होगा, मैं 24 कॉमन भी ले सकूं, 48। ये गलत क्यों है, ये गलती हो रही है इसमें, ये रेसो गलत हो रहे शायद। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वहाँ लिख रहा, मैंने समझ लिया कि ये वो चीज़ दे रखी मल्टीप्लाई वाली। ये ऑप्शन है भाई, ये तो कोई नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लो कि आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ, नहीं कोई दिक्कत। 16 वर्ष पहले नाना की आयु, 8 वर्ष बाद मेरी आयु का अनुपात कितना होगा, ये है ना। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, ये चीज़ थी, ये मिस हो गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट पे आ जाओ आप एक बार। ये प्रेजेंट है, 16 साल पहले का रेशो दिया एक तो मेरे से, मेरा और नाना जी का, ठीक है। वो कभी कभी हो जाता है भाई, टाइपिंग वगैरह करने में कंटेंट टीम बहुत मेहनत करे जो बनावे, थोड़ी कभी कभी मिस्टेक हो जाए इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है, प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात है। टेक्निकल टीम है जो बहुत मेहनत करे पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है भाई। अब देखो क्या रेशो था स्टार्टिंग में, 9 गुना अधिक थी, यानी मैं अगर 1 था ना, तो नाना जी 9 थे, ठीक है। और क्या दिया कि भाई 8 साल बाद ये रेशो क्या हो गया, वो 3 गुने रह गए बस मेरे। अब मैं अगर मैं 1 हूँ ना, तो नाना जी कितने हैं, नाना जी सिर्फ 3 है। और भाई ये देखो टाइम पीरियड कितना है, 16, तो मैं प्रेजेंट पे आने के लिए चलूंगा, फिर आगे 8 चलूंगा, तो मुझे 24 चलना पड़ा क्या भाई, इधर भी मुझे 24 चलना पड़ेगा क्या। अब आप देखो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 3 और 9 × 9, डिफरेंस आ गया 6। आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, रिजल्ट जो भी बनेगा आपका, इधर आप देखोगे ऐसे ही, 24 × 24, ये 3 बार होगा ऐसे ही, तो कितना बचेगा, 24 दूनी 48। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 6 × 8 = 48, ठीक है भाई। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो मैं क्या करना, मुझे बताना, मेरे नाना जी की आयु बतानी मुझे, ठीक है। 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो मैं नाना जी की एज यहाँ पता कर दूंगा। 1 की वैल्यू 8 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, ठीक है भाई। अगर नाना जी 72 के हो गए यहाँ पे, तो और मैं 8 का हूँ, देखो मैं कितने का हूँ, मैं 8 का हूँ। लेकिन ये कब की बात है, ये है 16 साल पहले की बात है। लेकिन उसने क्या पूछा,
उसने पूछा कि भाई 8 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट है, ये तो 16 साल पहले के आए ना, ये नाना जी है 16 साल पहले, और ये है कौन, मैं। लेकिन उसने क्या पूछा कि 16 साल पहले नहीं, सिर्फ 8 साल पहले, यानी कि 8 साल में प्रेजेंट की तरफ बढ़ जाऊंगा, तो सीधी सी बात है। तो यानी नाना जी तो हो जाएंगे 80 के, और मैं हो जाऊंगा 16 का। अब इनका रेशो क्या है, 5:1 है। लेकिन देख लो उसने क्या है, उसने पहले कौन दिए, उसने क्या, 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना जी की आयु से, यानी मेरी एज पहले कर दो, नाना जी की बाद में कर दो, यानी 1:5 हो जाएगा। ठीक है, ये है नाना जी की और मेरी। अगर मुझे क्या करना, नाना जी पहले ना चाहेगा अपने आप को पहले करना ना, तो एक को पहले ले लूंगा मैं। ठीक है, तो 1:5 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन था 3:8। हमने इसे क्या समझ लिया था कि ये क्वेश्चन का डाटा है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन कर दोगे आप, और ये मिस्टेक छोटी मोटी इग्नोर कर दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, 8, 13, 26 और 40, ये आपके सामने चार संख्या है। ये बोल रहा है कि इनमें से ना क्या करो, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इसे जो ये क्रम बन के आवेगा वो एक समानुपात में आ जाए आपके सामने। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा अगर आप इसे बेसिक से करोगे एक्स मेथड से, तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगा इसके अंदर, तो फिर आपको उसे सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको देखो एक मेथड है इसका, आप ऐसे करो कि 8 और 13, 26 और 40, इसमें आपको कुछ ऐड करना। ठीक है, और ऐसी चीज ऐड करनी कि ये क्या बन जावे, ये समानुपात में आ जावे चारों की चारों संख्याएं। आप देखो ऐसा क्वेश्चन घटाने में भी आता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से क्या घटाए कि ये समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि सेम चीजें करनी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कर दोगे, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 14। ठीक है, ये डिफरेंस आपको लेना, और जो डिफरेंस आएगा उसे भी अगर आप रेशो निकाल सको ना, काट सको उसे भी किसी संख्या से, तो काट लियो, आपको बिल्कुल ऐसी संख्या लेकर आनी बिल्कुल रेशो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 14 आ गया मेरा। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना, मुझे इस 5 की मल्टीप्लाई इधर के स्लॉट की पहले वाली संख्या से, और इस 14 की मल्टीप्लाई इस स्लॉट के पहले वाली संख्या से, ऐसे मतलब मैंने इसे दो को अलग अलग बांट दिया, तो इसका इसके पहले में और इसका इसके पहले में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 5 की मल्टीप्लाई 26 के अंदर, तो ये मेरा कितना आ गया, 130, और मैं क्या लूँगा, डिफरेंस ही लेना मुझे। ठीक है, 14 की मैं 8 में करूँगा तो कितना आ गया, 112। ठीक है, आप वन में मुझे क्या लेना, इनका डिफरेंस। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे कितना है, 14 है, और इधर है 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 में से मैंने 5 घटा दिया, 9। ठीक है, तो ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 9, तो जब मैं इसे इससे काट दूंगा तो 2 आ गया, यानी वो संख्या है ना जो, वो 2 है। अगर मैं क्या करूं, चारों संख्याओं में 2 ऐड कर दूंगा तो ये समानुपात में हो जाएगी, आप ध्यान रखियो। ठीक है, चलो अब क्या है, इसमें इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें ना थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के, जैसे कि आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी और एक्स से वो एलजेब्रिक क्वेश्चन आगे बढ़ा देवे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसके ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिया आपसे। ठीक है, अब आप इसे करोगे, सबसे पहला टास्क सेम है कि आप एक्स निकाल लोगे, और एक्स निकालने के बाद आपको आगे इस चीज को सोल्व करना। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई यदि संख्याओं 12, 28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती है। तो आपको क्या बताना, x+3 एवं 4x+1 का मध्य समानुपात बताना आपको। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह से ही आप करोगे, 12, 28, 21 और 45, मैंने चारों संख्याएं लिख ली। ठीक है, आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, इधर का डिफरेंस कितना है, 16 हो गया। ठीक है, इधर का डिफरेंस कितना है, 24 हो गया। अब देखो इस बार के आप इसे एक बार और काट सको 8 से, तो आप रेशो लोगे, बस ये टारगेट रखना, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, जो मेरे पास रेशो आएंगे फाइनल, उनमें मैं क्या करूंगा, अपना कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना, आप देख लो ध्यान से, ये देखो
इसका जो पहले वाला है, मैं इसमें देखो तो दो अलग अलग चीजें मान लो अभी ने ऐसे, ठीक है। इसका जो है पहले वाले में मल्टीप्लाई करेगा ये जो इधर से आया, ठीक है। और जो ये है इसके वाले पहले वाले में मल्टीप्लाई करेगा, और आप क्या लोगे, डिफरेंस, ठीक है। 12 × 3 = 36 हो गया जैसे, ठीक है। और 21 × 2 = 42 हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, ये मत सोचो कि माइनस का आ गया प्लस का आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंस चाहिए आपको, ठीक है। और अपोन में क्या चाहिए आपको, इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो यानी क्या आ जाएगा बताओ, 6 आ गया, 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया आपकी वैल्यू। चलो, अब आपको क्या निकालना, आपसे दिया ये अलजेब्रिक क्वेश्चन बना दिया आगे। कभी कभी तो क्या होगा, सिर्फ इतनी चीज पूछ ली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कर सको आप, अगर सिर्फ इतनी चीज पूछी जावे तो ऑप्शन उठा के पुट कर सको वहां पे, ठीक है, तो वो भी आपकी चीजें हो जावे। लेकिन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन अलजेब्रिक बना दिया जावे ऐसे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मध्य समानुपात किसी भी संख्या का निकालना, मान लो कि दो संख्या आपके पास एक्स और वाई है, उनका आपको कभी मध्य अनुपात निकालना, तो आप रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट निकाल दोगे रूट के अंदर, लेकिन ठीक है, जैसे कि मैं भी करके दिखाऊंगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू 6 पता है भाई, ठीक है, यही मेरा एक्स था। अब 6 + 3 9 हो जाएगा, ये मैंने रूट के अंदर लिख लिया। एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 की मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, 24 आ गया, और +1 25 आ गया अंदर। जब ये रूट से बाहर आएंगे निकल के, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दियो, अगले सेट में भी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए आज से तो बहुत ही ज़्यादा। चलो, अगला क्वेश्चन है भाई प्रॉफिट एंड लॉस से आपका। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर क्या करोगे, रोक दियो, अपना सॉल्यूशन करियो, फिर उसके बाद बताइयो कि क्या रहा, फिर सॉल्यूशन को देखियो। ये थोड़ा सा टफ चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और आजकल एसएससी के लिए आज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाई चांस है कि रेलवे और पुलिस में भी आपको देखने को मिल जावे, और खासकर रेलवे में, क्योंकि टीसीएस सारा टेंडर ले बैठी भाई, तो आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखो क्या है, इसमें क्या है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, ठीक है। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई, ठीक है। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताओ। यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, दो चीजों को सेम प्राइस पे बेच रहे, यानी कि इस क्वेश्चन का हिंट क्या है, की पॉइंट क्या है, एसपी सेम है, यानी विक्रय मूल्य क्या है क्वेश्चन के अंदर, सेम है भाई। देखो इसने बोला ना कि वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, तो इससे आपको क्या पता कि विक्रय मूल्य सेम है भाई दोनों चीजों का, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने चैलेंज क्या है, चैलेंज है क्वेश्चन का डाटा। अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने 20% या 25% बोल के होता है, 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल दे रहा, इधर देख लो आप, मैं बताऊंगा कि क्या चेंज आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ये बोलता है कि पहले वाली वस्तु को 20% के लाभ पे बेच दिया, 20% की फ्रैक्शन क्या होती, 1/5, ठीक है। तो मैंने 5 की चीज को 6 में बेच दिया, मैंने मान लिया कि ये मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है, एसपी है, ठीक है। और दूसरी वस्तु को मैंने क्या बेच दिया, मान लो कि 25% के लाभ पे बेच दिया, 25 की फ्रैक्शन 1/4 होगी, तो यानी मैंने 4 की चीज को 5 में बेच दिया, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो विक्रय मूल्य समान है। अब देख लो इसके अंदर क्या है, आपको ये विक्रय मूल्य समान करने पड़ेंगे। अब 6 और 5 को आप कैसे समान कर सको, ऊपर वाले में आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे करी तो यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी, इसमें आप 6 की कर दो तो आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, पंजे पंजे 25, 6 × 4 = 24, तो आपका सीपी कुल 49 रुपये है क्या, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन आपका एसपी कितना आ गया, 30 और 30 = 60, 30 ही आ गया और 30 ही आ गया, विक्रय मूल्य मैंने सेम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, आपको दिख रहा है कि लाभ हुआ कितने का, 11 का, किस पे हुआ, 49 पे होगा, तो आप परसेंट 100 करके निकाल दोगे, ठीक है। तो एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर डाटा इजी है। लेकिन यहाँ पे देखो आपसे क्या दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा कि दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, ठीक है, और एक पर 19% का लाभ और दूसरी पर 11% की हानि हुई। तो डाटा पे डिपेंड करा कि सॉल्यूशन आपको कैसे करना, ठीक है। अब मैं एक बार इसी तरीके को इस क्वेश्चन के अंदर लगा के दिखाऊंगा कि कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाएगा ये डाटा के हिसाब से, ठीक है। चलो, ये कह रहा है कि पहली वस्तु को आपने 19% के लाभ पे, ठीक है। चलो मैंने सीपी कर लिया वस्तु को और बेच दिया, खरीद लिया और बेच दिया, ये मेरी पहली वस्तु है, ये मेरी सेकंड है।
फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, वो भी चीज़ बताऊंगे। की पॉइंट याद रखिए बस क्वेश्चन का, कि आपका एसपी सेम है इस क्वेश्चन के अंदर। आपने पहली वस्तु को 19% के लाभ पे बेच दिया, तो यानी अगर आपने 100 की खरीद ली ना, तो आपने 119 रुपए की उसे बेच दिया। ठीक है। दूसरी वस्तु को आपने 11% की आने पे बेच दिया, तो 100 की अगर आप उसे खरीद रहे, तो आप उसे कितने की बेच दोगे? 89 की बेच दोगे। अब देखो, विक्रय मूल्य को आपको सेम करना पड़ा, क्योंकि दिया है कि प्रत्येक वस्तु इतने में ही बेच रखी है आपने। ठीक है, ये आपको की है बस, हिंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में से कोई रोल नहीं है, मुझे अपना आंसर परसेंटेज के अंदर ही देना। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, 89 मुझे से भाई बराबर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे करा था, तो यहाँ पे 89 की करनी पड़ेगी, यहाँ करी तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे 119 की करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मुझे 119 की करनी पड़ेगी। फिर मैं इस डाटा को जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं इस डाटा को जो सोल्व करके फिर यहाँ पे जोड़ूंगा। ठीक है, फिर मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता करूंगा। फिर क्या होगा, डाटा इतना चैलेंजिंग होगा कि हो सके आप मिस्टेक भी कर दो। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ को हमेशा याद रखना, कि अगर डाटा चैलेंजिंग हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने के। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे आराम से कर सको, लेकिन अगर पेपर के अंदर है तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, डाटा की वजह से। ठीक है, 89, 119, 123, और हो सके कि भाई परसेंटेज तो पॉइंटों में भी आ सके ना। अगर चीज़ें पॉइंटों में बन गई तो गुना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक तरीका याद रखोगे। ठीक है, ये आपसे क्या देगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, प्रॉफिट परसेंट, या फिर क्या, मतलब आप समझ लो कि और लॉस परसेंट, जो भी हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। आपको एक चीज को याद रखना, अगर डाटा टफ है उसके लिए बताया, इजी है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है भाई, आपको क्या याद रखना, 100। ठीक है, आप ऐसे 100 रखोगे, उसके साथ में ब्रैकेट में क्या रखोगे आप, x प्लस वाई, इतनी चीज। ठीक है, प्लस में आप रखोगे 2xy, ये इसी का ही रिजल्टेंट है वैसे तो सोल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप रखोगे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। आप देख लो, ये है कि अगर दोनों चीजों में आपको लाभ हो रहा होता तो आप प्लस प्लस यूज लोगे, अगर आपको कहीं पे आनी हो रही तो वहां पे आप माइनस यूज ले लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल इसी क्वेश्चन के लिए, इसी टाइप के लिए एक फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है भाई, वरना फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। आपने 100 ले लिया, आप पहली वस्तु को देखो आपको क्या हुआ था, पहली वस्तु पे 19% का लाभ। ठीक है, तो यानी आप लोगे 19, दूसरी वस्तु पर हुई 11% की हानि, तो -11। अगर लाभ होता तो प्लस लेते आप। ठीक है, +11, लेकिन हानि है तो -11। अब प्लस मैं इधर सोल्व कर दूंगा। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी है, 19, और भाई y की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस को तो माइनस इधर है, लो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 38 की जब आप 11 में गुणा कर रहे होंगे, 8 आ जाएगा पीछे, तो 1 और 4, 418 आ जाएगा क्या। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख लो, 8, 11, एक कैरी हो गया, 3 1 4, 418 आ गया। ठीक है, तो लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, ये प्लस ना होगे, ये कैसा होगा, माइनस का। ठीक है भाई, ये माइनस का होगा, कितना, 418। ये ऊपर वाला डाटा आपने सोल्व कर लिया। आप नीचे देखोगे आप ऐसे ही, 200 प्लस क्या है, एक्स, एक्स कितना है आपका 19, वाई कितना है आपका 11। तो आप इस डाटा को आप इधर सोल्व करोगे, जब ऊपर लाके देखो यहाँ पे, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूंगा। ये कितना बचा अंदर, 8, 8 की 100 में गुना करूंगा तो 800, 800 में से आप 418 घटाओगे, अपोन में कितना बचा, आप देखो कि 8 है क्या डिफरेंस, 19 में से मैंने 11 को घटा दिया, 8 आ गया, और ये 200 है, तो ये कितना आ जाएगा घटा के, इसे इसमें से घटा दो, प्लस का 8 बचेगा इधर से, और 200 में जोड़ दोगे, अब ये 208 आ गया। ठीक है, अब 800 में से आपने 400 घटाया पहले पूरा, तो 400 गया। ठीक है, फिर आप 18 घटाओगे उसमें से। ठीक है, तो ये देखो 382 आ जाएगा, ऊपर नीचे आ गया 208। ठीक है, अब एक बार क्या है, मैं ऑप्शन पर निगाह डाल लूंगा अपने, 10% तो नहीं जाने का है, इतना तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, आप इससे भाग दोगे, इतना नहीं जाने का है, और आपको सब सीधी सी बात है कि होने वाला क्या है, आपको प्रॉफिट होने वाला लाभ, क्योंकि प्लस की चीज बच रही, तो हानि वाले तो दोनों ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएंगे आपके इससे। ठीक है, और ये क्या होगा, लाभ अब देख लो 5% तो होने का नहीं है, आप इससे इसकी मल्टीप्लाई देखो, अगर ये कितना होता है 416 हो जाता, थोड़ा सा बढ़ जाता, तो ये पूरा डबल हो जाता, क्या 2% आंसर हो जाता, लेकिन ये क्या है, पूरा
कब होता? 416 होता जब, ये उससे थोड़ा सा कम है, तो यानी 2% से भी कम आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक बार मैं क्या कर रहा, इसे में मिटो के दोबारा फॉर्मूले को लिख रहा है एक बार आपके सामने, आप याद रखोगे। 100 x+y, ठीक है, 100 x+y +2xy, और यहाँ पे आप लिखो 200 +x+y। कब? जब डाटा टफ हो जाएगा तब आप इसका यूज लोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेम है, आप इसे करके दिखाओगे। ठीक है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, मैं कर रहा भाई, 24% का लाभ है, 20% की हानि है। ठीक है, आप देख लो माइनस आएगा, क्योंकि एक हानि हानि है तो मैं पहले माइनस लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, 200 +24 -20। कितना मुश्किल है इस क्वेश्चन को करना? मुश्किल तो नहीं है भाई, आसान है। ये 400 आ गया, क्योंकि 4 बच जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 400। अब देखो यहाँ पे 24 48, ये देखो 24 48 96, ये मल्टीप्लाई करनी भाई मुझे ऐसे। 2 आ गया, 2xy, एक्स मेरा कितना है 24, ये 20 हो गया, तो मैंने मुझे मल्टीप्लाई अप्लाई कर देनी, नहीं कि कुछ नहीं करना है। और 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना हो गया 96, 960 आ गया मेरा। ठीक है, अब पूर्ण में देख लूंगा मैं एक बार क्या होगा। ये 4 बचेगा इधर से, और 200 और 204 हो गए। ठीक है, मैं घटाऊंगा अगर तो ये मेरा कितना बचेगा, 560 माइनस का, और अपोन में कितना हो गया 204। तो यानी लाभ वाले ऑप्शन काट दोगे, लेकिन लाभ तो है ही नहीं यहाँ पे, सब ऑप्शन अलग अलग लिख रहे हैं बस। ठीक है, तो यानी एक तो आपको हानि होगी, हानि होगी, ये चीज़ याद रखियो, हानि होने वाली है। एक तो आपको लाभ तो होने का स्कोप खत्म हो गया, क्योंकि माइनस का आ गया। अब देखो, ये दुगुनी 2 से प्लस होगी, मैं एक बार कर ही दूंगा अच्छा। ठीक है, 4 से काट लो आप इसे, ये देखो दुगुना, दुगुना पूरा चला गया, और फिर क्या है, ये 3 गुना होने से थोड़ा सा कम है भाई। ठीक है, चलो, यानी ये तो होने का स्कोप खत्म, ये इतना नहीं जानेगा, ये इतना नहीं जानेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लियो, क्योंकि 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, 102 से आगे जितना बचेगा उसके अपोन में आप 51 लिखो तो 2/3 के आसपास कहीं बैठ रहा होगा, तो ये नियर बाई आंसर होगा आपका। और क्या होगा, लॉस, क्योंकि इसने दिया भी है 2 स्थानों तक ही बताना आपको, तो आगे का डाटा आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, याद रखना बस इस फॉर्मूले को आपको, जब डाटा क्या होगा टफ होगा। इजी के लिए आप रेशो मेथड से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रम से 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, वही से आप करो। ये क्या करा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मैंने नाम ले दिया एक्स वाई और जेड। अब क्या बताया इसने इनके बारे में, जो एक्स है वो 46 दिनों में कर सकता है, वाई जो है आपको 92 दिनों में कर सकता है, और जेड है वो 23 दिनों में कर सकता है भाई। ठीक है, आप काम मान लो 92 ही, आपने काम मान लिया, टोटल वर्क आपका किया अगर 92 है, तो इसकी एफिशिएंसी भाई 2 रही होगी, इसकी 1 रही होगी, इसकी कितनी रही होगी 4। ठीक है, मैंने इनकी एफिशिएंसी मान ली कि ये होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन आगे इसने कैसे दी भाई, अरे क्या हो गया,
ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन इसने कैसे दी, ये कह रहा कि भाई यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, 1 मिनट यहाँ से है ना, एक्स ने काम शुरू किया। देखो मैं भाई ग्राफ बनाऊंगा एक, इससे मेरी चीजें आसान पड़ जाए। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया, अकेले ने काम शुरू करा एक्स ने। फिर क्या कह रहा है, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ जाता है। यानी इसका मतलब क्या, एक्स ने 2 दिन तक काम कर दिया होगा अकेले। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद एक्स के साथ वाई जुड़ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना गया, वो आगे पता लगेगा। ये देख रहा है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, यानी कि भाई जेड ने मान लो कि यहाँ पे ज्वाइन करा, तो इसने बताया कि 8 दिन हो चुके हैं मेरे ज्वाइन करने से पहले ही। तो इसका मतलब क्या, 2 दिन तो यहाँ हो गए थे और यहाँ तक 8 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 दिन रहे होंगे क्या भाई। बताओ कोई दिक्कत किसी को। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे एक्स अकेला रहा, यहाँ पे 6 दिन तक एक्स प्लस वाई दोनों रहे, और यहाँ पे लास्ट में एक्स वाई प्लस जेड तीनों रहे। ठीक है, तो ये बताओ एक्स एक दिन में 2 काम कर रहा, एक्स एक दिन में 2 काम कर रहा और 2 ही दिन एक्स ने काम करा, तो 4 काम तो यहाँ पे हो गया, फिनिश। और एक्स प्लस वाई की बात करो, 3 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, और 6 × 3 = 18, 18 काम यहाँ पे फिनिश हो गया। तो 18 और 4 22 काम तो मेरा हो गया। देखो 92 काम था भाई, और 22 काम मेरा क्या हो गया, डन हो गया। तो मेरा काम बच कितना गया आगे, 70। ठीक है, 70 काम बच गया। तो ये सीधी सी बात है, वो काम 70 जो हुआ वो यहीं पे हुआ होगा क्या काम, 70 काम जो हुआ यहीं पे हुआ होगा क्या। तो लेकिन आप देखो यहाँ पे कौन कर रहे, तीनों लग गए भाई काम करने के लिए। देखो 2 3 7, 7 के हिसाब से यहाँ पे 10 दिन लगे होंगे क्या इस काम को फिनिश करने में। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हैं, एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्स यहाँ भी मौजूद है। तो यानी मैं अगर एक्स का टाइम निकाल लूँ, तो 2 दिन तो इसे यहाँ लगे, 6 दिन इसे बंदे को यहाँ लगे, और 10 दिन यहाँ भी रहा एक्स। तो एक्स टोटल काम कर रहा, एक्स की प्रेजेंस है कितने दिन की, यही पूछा ना शायद क्वेश्चन, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, 18 और 4 22 और 10। ये देखो सॉरी ये वाला जोड़ोगे ना आप, ये 8 हो गया आपका और 10 ये, ठीक है 18 दिन हो गए। 18 दिन तक कौन रहा भाई, एक्स। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे करना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मिश्रण से क्वेश्चन है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। पढ़ो, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी किलोग्राम में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे चांदी की बात करनी है अकेले, और किसी चीज से मैं मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो चांदी कितनी थी स्टार्टिंग में, 40% थी। ठीक है, 40 की फ्रैक्शन हो जाएगी कितनी, 2/5। तो इधर देखो सिल्वर, और सबको मैं अदर लिख दूंगा। ठीक है, मैं इन्हें अलग अलग नहीं लेने का, मैं सबको एक साथ ले लूंगा। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर कितनी हो जाएगी, 2, तो अदर 3 बच गए इसका मतलब। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इसने कहा कि कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए कि रेशो 1:1 हो जाए। चलो भाई मैंने कर दिया 1:1। तो अब आप एक बात बताओ, आपने मिलाया क्या क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा कि चांदी कितनी मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, चांदी, तो चांदी मिला रहे, तो ये अदर तो चेंज नहीं होना चाहिए था, अदर तो पहले वाला ही रहना चाहिए था ना। तो ये लेकिन ये चेंज कैसा हो गया, तो मैं इसे सेम करूंगा पहले वाले के जैसा। 3 है तो 3 ही होना चाहिए था ना ये भी, क्योंकि मैंने चांदी मिलाई क्वेश्चन के अंदर। तो ये 3 कर दिया, तो इसे भी 3 करना पड़ा क्योंकि इसका रेशो इसके साथ है। ठीक है भाई, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 बन जाएगा क्या, और ये भी 3 बन जाएगा। आप बताओ स्टार्टिंग में इसने क्या कहा, 25 किलोग्राम था टोटल, लेकिन मेरी लैंग्वेज में कितना बैठा टोटल, 5। तो 5 की वैल्यू अगर 25 है, तो 1 की वैल्यू 5 चल रही क्या, 5 मल्टीपल चल रहा क्या। और आप यहाँ देखोगे चांदी कितनी ऐड हुई, 2 से 3 होगी तो 1 ऐड हुई क्या, और 1 की वैल्यू तो भाई 5 ही चल रही, 5 kg, और 1 ही ऐड हुई चांदी। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि चांदी कितनी ऐड हुई, ताकि रेशो वन बन जावे, यानी 50% हो जावे। तो एक तो तरीका ये हो सके आपके साथ। ठीक है,
अब दूसरा तरीका देखो आप इसका, देखो एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, 25 किलोग्राम की मिश्र धातु है, ओ सॉरी, 25 किलोग्राम की मिश्र धातु है, 25 kg है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या है, 40% क्या है, चांदी है। मैं क्या करा, चांदी पे लगा दिया मैंने एलिगेशन, सिल्वर पे, ठीक है, मैंने सिल्वर पे एलिगेशन लगा दिया चांदी पे, ठीक है। 40% चांदी कब थी, जब 25 किलोग्राम था। और जब आप बाद में ऐड कर रहे, उसने बोला कि चांदी ऐड कर रहे हैं, अब तो 100% चांदी रही होगी क्या, फिर तो कोई मिलावट है ही नहीं उसके अंदर, 100 की 100% चांदी रही होगी। तो ये मुझे नहीं पता कि ये है कितनी, यही चीज मुझे बतानी, लेकिन मुझे रिजल्टेंट क्या मिला कि 50% चांदी होगी मिश्रण के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे बीच में लिख दूंगा एलिगेशन की प्रॉपर्टी से। चलो अब ये देखो, एलिगेशन क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, आप बीच में मिड वाली वैल्यू लिख रहे हो इसके अंदर, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 50 है, 50 में से मैं 40 को माइनस करूंगा तो 10 आ गया। चलो यहाँ पे बड़ा कौन है, 100 है, 100 में से 50 घटाऊंगा तो 50 आ गया, ठीक है। अब आप क्या नोटिस कर रहे कि रियल वैल्यू जो है ना, हमारी वैल्यू की आधी है, 1/2 है। तो भाई जब 10 का 1/2 निकाल लोगे तो ये 5 आ जाएगा क्या, यानी आपने जो बाद में 100% चांदी मिलाई थी ना, वो 5 किलोग्राम थी, ठीक है। ऐसे कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर सीआई का, चक्रवर्ती ब्याज का, आप पढ़ो इसे एक बार। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में इतना मिश्र धन देती है और 5 वर्षों में इतना मिश्र धन देती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको बताना क्या है, आपको बताना है रेट, ठीक है। अब आप देखो पहले क्वेश्चन की थीम देख लो क्या है, यानी आपने कोई प्रिंसिपल है जो आपने इन्वेस्ट कर दिया सीआई से, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत से, ठीक है। फिर आपने क्या नोटिस करा, आपने अपने पैसों को जब 3 साल के बाद ट्रेस किया अपने पैसे को, तो कितना मिला आपको कि अब मेरा पैसा अमाउंट कितना बन गया, इतना बन गया भाई। फिर आपने क्या है, यानी यहां से देखोगे अगर पहले दिन से, तो 5 साल बैठ रहे हैं भाई, 5 ईयर्स। लेकिन अगर यहाँ से आगे ट्रेस कर रहे हैं तो आपने 2 साल बाद फिर से ट्रेस करा अपने पैसे को, तो ये बैठे कितने, 11,232 रुपये। ये चीज है, क्वेश्चन की थीम ये है, यानी प्रिंसिपल था कभी ना कभी ये, फिर ये अमाउंट 1 बना, फिर अमाउंट 2 बना अगले 2 साल के बाद, ठीक है। ये मेरे सामने टास्क है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से करूंगा। मुझे निकालना है प्रतिशत ब्याज दर, ठीक है, प्रतिशत ब्याज दर क्या रही होगी, ठीक है। सबसे पहला तरीका है, मैं सीआई प्रतिशत से ऐसा करूंगा, ठीक है। चलो सीआई प्रतिशत से एक बार इसे देख लो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे इस पिछले डाटा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक देख लूंगा कि 2 साल में मेरा पैसा कितना मुझे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये देखो 11232, यानी 2 ईयर्स का है क्या ये डाटा 2 ईयर्स का है क्या। मैं नोटिस कर रहा कि भाई ये मेरे किस किस से कट सके, ये मेरा कट जाएगा 13 × 78, 13 से कट जाएगा एक तो, ठीक है। और ये 2 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 78 से ही कट गया सारा का सारा। अगर मैं इसे 78 से काट दूं तो मेरा, मैं अभी सीआई परसेंट से बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा कि आप ऐसे कर सको। तो कुछ क्वेश्चन आपको इजी, कब इजी पड़ेंगे, अगर आप उसके डाटा पे एकदम पहुंच पा रहे हैं अप्रोच, ठीक है। लेकिन अगर डाटा कैलकुलेटिव है तो फिर आप सीआई परसेंट पे जा सको, लेकिन क्योंकि इस डाटा पे मैं एकदम पहुंच गया ऐसे ही देखते ही, ठीक है। और ये देखो मुझे इस डाटा पे पहुंचना 78 से, मैं इसमें एक ही बार चला सकूँ क्या, ठीक है। 8 पीछे है तो 4 बार 8 चौक 32, तो 100 के बाद का कौन सा रेशो ऐसा है जिसका क्या है कि भाई मैं निकाल सकूँ, 100 के बाद वाला 144 ही बैठ रहा होगा जहां तक है, ठीक है। आप चेक कर लो, यही आ गया, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सा हिंट लेके चीजों को कर सको कि मैंने देखा कि मैं इसे इधर चलाऊंगा एक बार मल्टीपल, और फिर 4 मुझे दिख रहा है कि इधर 32 के आसपास बैठ जाओगे, 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 78 का, ठीक है। तो ये 100, 144, और ये 2 साल का रिजल्ट है क्या, तो यानी मैं इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट, ये 10 से 12 हुआ मेरा पैसा। तो मेरी रेट क्या रही होगी, मुझे 2 मिला किस पे, 10 पे। 1/10 किसकी वैल्यू है, 10% की, 2/10 किसकी होगी, 20%। यानी कि मैं आंसर निकालना, इसका कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सको। ये तो होगी आंसर की बात। अब चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को।
ठीक है, मैं मिटा दूँ इसे। ये हो गया आपका क्या, ट्रेडिशनल मेथड है जो उसका, ठीक है। अब एक बार सीआई प्रतिशत से आप इसे देख लोगे, 2 साल का पीरियड में आपका पैसा इतने से इतना हो गया, ठीक है। आप चेक करोगे ब्याज कितना मिला, आप अपना ब्याज चेक कर लोगे, ठीक है। आप पता करो आपको ब्याज कितना मिल गया, 2 3 4 3, ठीक है, सही है ना, 3, इतना ब्याज मिल गया आपको, ठीक है। और ये ब्याज जो मिला आपको, मैं निकाला सीआई प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत, यानी 34 32, जो ब्याज मिला आपको कितने पे मिला है, ये मिला 7800 प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। अब देख लो आप, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब मैं इसका टेबल चलाने की कोशिश कर रहा इसके अंदर, ठीक है। 7 चौक 28, यानी 4 के बाद चलेगा, और 8 चौक 32, इधर से देख लो आप, ठीक है। तो 44 आ गया। 44% कौन सी रेट देगी 2 साल के, क्योंकि 2 साल के लिए लगा ना आपका सीआई प्रतिशत, तो भाई 20% देखो आप, 20 + 20 + 20 × 20/100, तो यही रेट है। ये तो बहुत ऊपर भाग जाएगी, ये भी ऊपर भाग, ये थोड़ा नीचे रह जाएगी, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये भी नीचे रह जाएगी आपकी रेट, ठीक है। तो सिर्फ 20% ही ऐसी रेट है जो आपको 44 देगी 2 साल के अंदर, सक्सेसिव जिसका 44 बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे सीआई परसेंट से भी अपने क्वेश्चन को कर लोगे। अगला क्वेश्चन, आयत की बात हो रही भाई, वैसे क्वेश्चन ये परसेंटेज का है शायद, पढ़ो और करो इसे। ये क्या बात हो रही, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन कितने है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है। एक ऑप्शन ये, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, और ऑप्शन डी आपका ये है, ठीक है। 4 ऑप्शन हो गया आपके पास। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा जब ये डिक्रीज हो गया, ये आपका इंक्रीज होगा ऐसे, ठीक है। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन को। एक आयत की लंबाई, लंबाई में 8% की बढ़ोतरी हुई, और चौड़ाई में क्या हो गया, 10% की कमी होगी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आप देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया, A × B/100 में कर दूंगा। आप देखो यहाँ से मुझे 2 माइनस मिल गया था, माइनस का 2 यहीं से मिल गया था मुझे, और ये भी मेरा माइनस ही है, यानी 2 से बड़ा और क्या रहा होगा, डिक्रीज रहा होगा। 2 से बड़ा डिक्रीज क्या है, 2 से बड़ा भी और डिक्रीज भी यही है। ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस करने का मतलब यही है टीचर के साथ, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं। और ये आपके ऑप्शन ऐसे कैसे लिख रहे हैं, देखो एक मिनट भाई, चलो मैं सोल्व ही कर रहा हूँ, ऑप्शन को छोड़ो। मैं क्या कर रहा, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना ना, आप क्या करोगे, इसे आप, एक मिनट, आप कर लो इसे। कभी भी आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, आप क्या कर रहे हैं, इससे 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 क्या कर रहे हैं, आपको विभाजित करने पर समान शेष फल मिले। कभी भी आपको समान शेष फल अगर मिलेंगे ना, तो आप देखो संख्याएं क्या है, यानी 108 124, अगर ऑप्शन होते हैं तो बस ये बता देते हैं हम कि ऑप्शन से कैसे करना आपको, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना कि एक ऐसी संख्या पता करनी कि आप इनको, इन तीनों संख्याओं को उससे डिवाइड करो, और आपको क्या मिलेगा, समान शेष फल मिलेगा हर बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा इनका डिफरेंस लोगे आप,
इसका डिफरेंस लोगे 16 आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 32। तो ये जो डिफरेंस आए ना, आप इनका HCF ज्ञात कर दिया बस, इनके बीच में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, ठीक है। तो 16 और 32 के बीच में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सके, 16 ही हो सके, तो इनका HCF आ गया 16। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब ये चीज़ जैसे रही होगी, 18, 10, 12 और 16, ये ऑप्शन थे आपके, ठीक है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16, ठीक है। बस ये चीज़ है। बाकी आप क्या करोगे, आप इनसे भाग दे देकर देख सको, हर बार क्या है, आपका जो है शेषफल समान बच रहा होगा, जिसमें भी ऐसा हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है शायद। ये देखो, आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना वैल्यू को बस। इस वैल्यू को आपको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, और कुछ नहीं करना। ये आपके पास ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये ऑप्शन है डी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो ये देखो 980 को जब मैं 35 से भाग दूंगा, 35 से, और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 16 के साथ, और ये देखो ये 4 है और ये भी 4 है, ये तो खत्म हो गया। ये चीज़ सोल्व करनी थी आपको, ठीक है। आप देख लो आगे करो इसे। 35 दूनी 70, 2 बार चला जाएगा आपका, ठीक है। 2 बार के में 70 आया, तो 8 बार के में क्या आ जाएगा, 280 जो कैरी बच गया था आगे, ठीक है। तो यानी मुझे 8 छंग 48, ठीक है। 48, 8 8 आएगा ना, इससे ही आएगा। 8 और 6 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है जिसके पीछे 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्या कह रहा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, ठीक है। यानी आपके पास क्या, एक घन है, क्यूब है, आप उसे क्या कर रहे, एक आयत के अंदर उसे डाल रहे, ठीक है, जिसके अंदर पहले से मतलब पानी वगैरह भर रखा है, इसने बताया कि, ठीक है। जो आंशिक रूप से उसमें थोड़ा बहुत पानी है, यदि घन पूरी तरह से डूब जाते हैं तो जल स्तर कितना ऊंचा होगा। ये हमेशा आप क्या करोगे, आपको हाइट निकालनी कि भाई आपने क्यूब डाला उसके अंदर, उसकी वजह से पानी कितना ऊपर जाएगा, बस ये चीज बतानी है आपको। तो आप देखो क्यूब का क्यूब का आपका आयतन कितना है, आप ये चीज पता कर दो। 8 सेंटीमीटर है ना भुजा उसकी, अगर उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्यूब क्या होता है, भुजा की पावर 3, ठीक है। भुजा की पावर 3 यानी आपको क्या मिल गया कि भाई 8, 8 और 8, इतने आयतन का आपके पास एक क्यूब है, आपने उसे क्या कर दिया, एक पानी के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। चलो अब उसकी शेप देखो कैसी थी, वो कैसा है, एक आयताकार है, ठीक है, जिसकी क्या है 8 सेंटीमीटर, ये तो घन था, ये 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई आप ये वाली मत लीजिए, क्योंकि आपको ये ऊंचाई नहीं बतानी, आपको ऊंचाई बतानी कि घन जब उसके अंदर डलेगा तो उसका पानी का लेवल कितना उठेगा। तो ये एच ही बताना आपको, ये वाला जो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बस, ठीक है। आप बस क्या करोगे, क्वेश्चन वाली एच को यूज मत लीजिए, ठीक है, समझ गए बात को। अब करो आप, 8 से 8 कट गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, और ये 2 जाके उस 8 को काट देगा, एच की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसी के साथ आज का सेट भी पूरा होगा। और आप क्या करोगे, सबसे शेयर करोगे जितना ज़्यादा कर सको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पे इनवाइट करो, बुलाओ, ठीक है। और अगर काम आपको पसंद आए तो क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ। थैंक यू।